नमस्कार मित्रों। एक मित्र ने पूछा है कि सर आप अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट क्यों कहते हैं, जबकि आप चमड़े के डॉक्टर हैं। होलिस्टिक हेल्थ की डिग्री मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं देती है, तो आप फिर भी अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट क्यों कहते हैं। दूसरा उनका प्रश्न है इसी से जुड़ता हुआ कि होलिस्टिक हेल्थ दर्शन क्या है, वास्तव में इसे समझाएं, और ये आप इसे स्वास्थ्य क्रांति क्यों कहते हैं। तीसरा उनका प्रश्न है कि क्या आयुर्वेद में होलिस्टिक हेल्थ नहीं है, और उन्होंने और बहुत सारे प्रश्न किए हैं, लेकिन उसका निचोड़ मैं आपको रखना चाहूँगा। क्या ये केवल स्वास्थ्य से संबंधित है या जीवन के हर पहलू से संबंधित है, और मानसिक रोगों को ठीक करने में होलिस्टिक हेल्थ की क्या उपयोगिता है। तो उनका बहुत सारा प्रश्न था और उनको बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे द्वारा होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहना अपने आप को, चूँकि जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उनका प्रश्न था और मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है कि होलिस्टिक हेल्थ क्या है, क्योंकि सामान्य जन को भी ये जानना चाहिए। और मेरी दृष्टि और मेरा जो नेचर ऑफ वर्क है इसी से संबंधित है, इसलिए बार बार अलग अलग वीडियोज़ में मैं जो आपको बोलते रहता हूँ, तो किसी को भी मन में प्रश्न उठ सकता है कि मैं अपने नाम के आगे होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में क्यों कहलाना चाहता हूँ, क्यों अपने नाम के आगे ये लगाता हूँ। तो आज मैं इन्हीं सब प्रश्नों की विवेचना करूँगा, और जैसे कि जो लोग नए हैं, जो ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं अपना परिचय दे दूं फिर से, ताकि उनको समझने में आसानी हो। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्मी एवं कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहता हूँ, क्योंकि मैं भोजन बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा के जीवन कि हर बीमारियों को ठीक करने में भरोसा रखता हूं, और उसी ढंग से मैं करता भी हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि हर बीमारी अकेले नहीं आता है, अपने साथ बहुत सारे रोगों को लेके आता है। तो अगर आपको बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको उसको समग्रता में देखना होगा, उसको एकांगीपन में देखने से बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो जितना बीमारी बाहर में दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी अंदर होता है। तो यदि आपका सोचने समझने का दृष्टिकोण बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है आप उन चीज़ों के बारे में भी अपने दिमाग में कल्पना कर लीजिएगा जो कि मरीज को अभी बोध में नहीं आया है। तो आप चीज़ों को समय से पहले पकड़िएगा और मरीज को ज़्यादा भारी विपत्ति से बचा दीजिएगा। तो मैं इसी ढंग से इलाज करता हूं, और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGMS जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ये बिहार का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है जो बिहार सरकार के नियंत्रण में है। वैसे तो यहाँ पर एम्स भी, पटना एम्स में एम्स भी है और एक दरभंगा में भी एम्स खुल रहा है, लेकिन बिहार सरकार के अंतर्गत एम्स नहीं है। बिहार सरकार के पास मौजूद सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ही है, जो टर्सरी केयर इंस्टीट्यूट है, सुपर स्पेशलिटी सेंटर है। तो यहाँ पर हमको काम करने का मौका मिला और यहाँ पर हमने चर्म रोग विभाग की स्थापना की। तो इस मायने में आप कह सकते हैं कि मैं संस्थापक विभागाध्यक्ष हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्किन डिपार्टमेंट था ही नहीं। जब मैं 2013 ईस्वी में ज्वाइन किया उस समय इसकी स्थापना हुई। मैं पहला फैकल्टी था जो कि इस विभाग को स्थापित किया यहाँ पर, और 2013 से 2019 के बीच में मैं अकेले काम किया। तो जहाँ पर मरीज़ नहीं था वहाँ पर मैंने 80 मरीज़ 90 मरीज़ प्रतिदिन तक पहुँचाया। और उसके बाद जब लगा कि अब काम का लोड बढ़ गया तो हम लोगों ने ऊपर और लोगों से बात करके और विभाग में पद का सृजन हुआ, और उसके बाद अब मैंने अपना विभागाध्यक्ष का दायित्व छोड़ दिया, क्योंकि उसके वजह से हमको अपने क्लिनिकल काम करने में बाधा उत्पन्न होती थी। तो इसलिए अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम उतना नहीं देखता, मैं केवल क्लिनिकली मरीजों को ठीक करने और नए नए तरीक़ों को ढूंढने में अपना ज़्यादा वक्त लगाता हूँ। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने यहाँ काम किया, क्योंकि यहाँ से ही मेरी स्वास्थ्य के प्रति और बीमारियों के प्रति समझ एक नए रूप में प्रस्फुटित हुई, जिसको आप बोल सकते हैं ज्ञान प्राप्त होना, उस ढंग से आप कह सकते हैं। तो ज्ञान जब प्राप्त होता है तो आपको पता चलता है कि आप सबसे ज़्यादा अज्ञानी हैं, तब आपको दिखता है कि आप कितना कम जानते हैं। तो
इसीलिए ये सब चीज़ हमको यहाँ पर अनुभव हुआ और उसके बाद से मैं लोगों को भी बताने लगा और अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहने लगा। तो यहाँ पर बहुत सारा एक्सपोजर मिला और यहाँ पर चूँकि आपके पास एक्सट्रीम के ट्रीटमेंट का बेनिफिट था। यहाँ पर इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में आपको लगभग हर विभाग मिल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी विभाग नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सारा विभाग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग भी अभी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सारा विभाग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हालांकि अभी पेट स्कैन भी यहाँ पर आया है, तो न्यूक्लियर मेडिसिन में भी लोग कदम रखने लगे हैं, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन भी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी सैकड़ों हो चुका है यहाँ पर। हर ट्रांसप्लांटेशन और लीवर ट्रांसप्लांटेशन की बात चल रही है, एक लीवर भी ट्रांसप्लांट हुआ। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ संस्थान में हमको और लोगों से बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त हुआ। जब और यहाँ पर ज़्यादातर टर्मिनल स्टेज में लोग मरी जाते हैं, तो अगर किसी का किडनी ख़राब है, लीवर ख़राब है और साथ में अगर चमड़ा भी ख़राब है, तो वो हमारे पास आता था और बाकी लीवर किडनी कहीं और दिखाता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर हम भोजन बदल दें और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा दें, तो उसका केवल चमड़ा का बीमारी नहीं, लीवर, किडनी, हार्ट, दिमाग, सब कुछ को आप ठीक कर सकते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण मेरे अंदर विकसित हुआ, उसको मैंने होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट और होलिस्टिक हेल्थ फिलॉसफी का नाम दिया। समग्र स्वास्थ्य चेतना या समग्र स्वास्थ्य दर्शन जिसको कह सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर नाम दिया और उसी की परिकल्पना हमने की। और आगे हम इसी पर आधारित आपको वीडियो सीरीज भी बनाएंगे। हर बीमारी का अलग अलग वीडियो सीरीज बनाएंगे, लेकिन अभी जो हम वीडियो सीरीज बनाते हैं वो लंबा हो जाता है, क्योंकि उस बीमारी का जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है उसको भी हम पूरी गंभीरता से डील करते हैं, तो उसमें ज़्यादा समय चला जाता है। लेकिन अब जो हम वीडियो बनाया करेंगे, आपको होलिस्टिक हेल्थ सीरीज वीडियो हुआ करेगा ये। अब ऐसा वीडियो आपको देखने को मिलेगा जिसमें मैं हेडिंग मैं दूंगा कि होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट से जाने एनीमिया का जड़ से इलाज, होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट से जाने पथरी का बिना ऑपरेशन इलाज, वगैरह वगैरह करके इस प्रकार से मैं सीरीज बनाया करूँगा। तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आपका 10 मिनट का हो और इसमें हम सारे स्वास्थ्य समस्याओं को डील करेंगे। जो भी दवाओं से ठीक हो सकता है वो सारा चीज़ को मैं डील करूँगा। और बहुत सारे ऐसे सर्जिकल कंडीशंस जिसके बारे में लोग ये धारणा बना चुके हैं कि इसका जड़ से इलाज नहीं है दवाओं के द्वारा, मैं उन सारे चीज़ों को डील करूँगा। और जो भी ज्ञान, जो अल्प ज्ञान मुझे हुआ है, जिसके द्वारा मैं हर चीज़ बीमारी को जड़ से ठीक कर देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये समझ और ये सोच, ये दर्शन सब लोगों को पहुँचे, ये केवल हमारे तक सीमित होकर नहीं रह जाए। इसका एक और तरीका है किताब लिखना, लेकिन किताब लिखना हमारे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत दुरूह कार्य है। उसका कारण ये है कि उसमें आपको समय ज़्यादा जाएगा। तो आजकल मैं जिस ज़माने में जीवन बिता रहा हूँ, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि अभी हमारे पास जो सुविधा है वो मानव जाति के पास कभी नहीं था। आपके पास YouTube जैसा बहुत अच्छा माध्यम है और इवन फेसबुक है। आप अपना वीडियो बना के उसको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड आपको देखेगा। और हिंदी जानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जो वीडियो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है उसको मैं अंग्रेज़ी में भी बनाने का प्रयास करता हूं। तो धीरे धीरे करके मैं अंग्रेज़ी में भी आऊँगा, तो ये मेरी समझ है। और वीडियो को मैं शॉर्ट बनाऊँगा, तो इसीलिए लेकिन उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया भी है, खासकर स्किन से रिलेटेड लगभग बहुत सारी बीमारियों का वीडियो मैंने बना के रख छोड़ा है। तो वो आगे भी होते रहेगा, क्योंकि जब मरीज नहीं रहता था लॉकडाउन में, तो उस दौरान हमने वीडियो बनाना शुरू किया। बाद में हमको बहुत ही अनूठा एक्सपेरिमेंट लगा और लगा कि नहीं, इस ढंग से आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और देखिए कि इसका कितना इफेक्ट पड़ा। आप समझ सकते हैं कि पिछले बार का जो मैं बताता हूं, मैं इसके लिए आपको लोगों को धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि पिछले महीने के बारे में रिपोर्ट हमको यूट्यूब ने भेजा कि करीब 32 न्यू सब्सक्राइबर हमको ज्वाइन किए और 1864 टोटल व्यूज़ हुआ और करीब 10,000 10.3K यानी लगभग 10,000 मिनट लोग हमको देखे, हमारे वीडियो को देखे। तो ये बहुत प्रेरक है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है मित्रों। और इससे मैं कोई धन कमाने की इच्छा नहीं रखता हूँ कि YouTube के वीडियो से मैं धन कमाऊँ, नहीं, वो हमारा इंटेंशन नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी हमको सैलरी मिल रहा है, हमारा और सेटिस्फाइड है हम।
हमको जितना मरीज मैं देख सकता हूँ उतना मरीज मुझे मिल जाता है। मैं उससे ओवरवेल्म्ड हूँ, मुझे और नहीं चाहिए, इससे कोई धन नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छा लगता है कि जब आप अपने जो भी आप सीखे हैं उसको अगर आप बांट दीजिएगा तो आपका मन बड़ा हल्का हो जाएगा, उसमें आपको बहुत असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। तो वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये बनाने में ही मुझे आनंद हो जाता है, तो इसलिए मैं तो इस हेतु मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस पर मैं ये समझिए भूमिका वाला वीडियो है, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और संजोग से मित्र ने प्रश्न भी पूछा है तो ये संजोग से समझाऊंगा। अगर आप एक बार में नहीं वीडियो देख पाएँ तो आप 2 बार 3 बार करके भी देख सकते हैं, या फिर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, उसमें भी लगा के वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर तो ऑडियो ही है और कुछ चीज़ ही बताने लायक है, मतलब जो दिखलाने लायक है। तो अब मैं सीधे प्रश्न पर आता हूँ कि मैं कैसे मुड़ा होलिस्टिक हेल्थ की ओर, वो मैं आपको दिखलाया। और उसका एक परिप्रेक्ष्य और भी है कि मैं क्यों मुड़ा, क्योंकि 2016 ईस्वी में मैंने एक और उस पर भी वीडियो बनाया है कि मैंने 84 किलो से अपना वजन 54 किलो कैसे किया, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो 2016 के आसपास में मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मुझे नहीं पता था कि बीमारी क्यों होता, और मैं भी सब चीज़ों को खाता था और बिना सोचे समझे खाता था। और सामान्य जैसे चिकित्सक आजकल कंटेम्प्रेरी देखते हैं समसामयिक रूप से, उसी ढंग से मैं भी सोचा करता था कि चलो ठीक है, हर चीज़ का दवा होता है, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की किया, मुझे भी इसी प्रकार का गुमान था। लेकिन मैंने देखा कि मुझे चक्कर आने लगा। मैंने बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने मुझे डायग्नोज किया बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो। मैंने उसका बहुत सारा इलाज लिया, करीब 1 साल तक मैंने एंटी वर्टिगो मेडिकेशन लिया, जिसमें कि आपका बीटा हेस्टिन जो है कि आपको हमने खाया, वर्टिन गोली खाया, फिर सिनारिजिन बहुत दिन तक खाया। फिर भी हम जब दवा छोड़ते थे तो अटैक आ ही जाता था, तो मैं बहुत परेशान रहा। कई बार तो एग्जामिनेशन के दौरान मुझे अटैक आ गया, तो मैं बहुत परेशान हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि, और इस समस्या से मैं करीब 4-5 साल तक परेशान रहा। मेरा वज़न 84 किलो हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर का बीमारी पकड़ लिया। करीब मैंने उसका ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर पहुंच गया मेरा बीपी, और चक्कर आने लगता था और बहुत परेशान हो गया। और लीवर और किडनी दोनों जगह पथरी हो गया, हालांकि 1 सेंटीमीटर से छोटा था, 10 mm से छोटा पथरी था, लेकिन एक बार भयंकर पेन एब्डोमेन हुआ, तब उस समय पता चला कि किडनी में भी पथरी है। चूँकि मैं बिल्कुल बेतरतीब खाता था और मरीज देखते देखते 2-3 इतना आप सोचिएगा तो आप डिस्पोजल से, इतना बड़ा डिस्पोजल ग्लास से 2-3 बार कोल्ड ड्रिंक पी जाया करता था, वो पूरा चीनी पानी का घोल है और कुछ नहीं है। लेकिन उस दौरान मुझे आइडिया नहीं था, और मैं सामान्य, चूँकि जो मेडिकल टीचिंग जो होता है मित्रों, उसमें इन सब चीज़ों पर तवज्जो नहीं दिया जाता। आज भी मैं देखता हूँ कि पूरे मेडिकल टीचिंग में जो न्यूट्रिशन जो पोर्शन है वो उसको जम के पढ़ाना चाहिए, लेकिन उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं। और डॉक्टर क्या करते हैं, ये सामान्य व्यवहार बन गया है कि डॉक्टर क्या करते हैं अमूमन कि वो बोलते चलो भाई इसके बारे में तुम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा कर के समझ लो, पोषण विशेषज्ञ के पास जाके चले जाओ। लेकिन जो आदमी शरीर नहीं जानेगा, वो भोजन अगर वो बता रहा है, इसका मतलब वो अन्याय कर रहा है। तो मतलब जो आदमी शरीर को जान रहा है वो भोजन नहीं जान रहा है, जो भोजन जान रहा है वो शरीर को नहीं जान रहा है। इस ढंग से मतलब 4 अंधा एक हाथी को देख रहा है, तो अलग अलग उसके बारे में अपना बोझ जगा रहा है, तो समग्र चेतना दिमाग में नहीं जा रहा पिक्चर। तो इसीलिए फिर हमको ये लगा कि हमारा वजन क्यों हो रहा है, तो फिर हमने एक सूत्र को पकड़ा कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो उसको पकड़ के मैंने दाल, और इसमें दाल रोटी कहा गया, रोटी दाल नहीं, फिर दाल जम के मैं पीने लगा। और जब दाल पीना शुरू किया तो देखे कि हमारा भूख ही कम हो गया। फिर मैं चाह के भी ज़्यादा खा नहीं पाता था, और उसके साथ फ्रूट्स सलाद वगैरह पूरा जोड़ा और सब चीनी वगैरह छोड़ा, तब जा कर के वज़न जो है 34 किलो कमा। और उसके बाद जब मेरे शरीर पर यह अनुभव हुआ कि एक साथ मेरा सारा बीमारी ख़त्म हो गया, तो तब मुझे लगा कि अरे तो ये तो सबको ख़त्म कर सकते हैं हम। तो फिर उसके बाद जो मेरे पास मरीज आने लगे, चमड़े के लिए आते थे, लेकिन उनको कोई भी किडनी का भी बीमारी है, लीवर का भी बीमारी है। अब मैं इनसे स्पेशली पूछने लगा कि आपको चमड़े के अलावा और क्या क्या बीमारी है। वो बताना शुरू किए कि सर हमको ये भी है, वो भी है, वो भी है। तो मैं क्या किया कि पूरा जांच कराना शुरू कर दिया, मरीज का पूरा A to Z पूरा जांच। तो उसमें जब पूरा जांच कराने लगा, और ऐसा करीब शुरू में 100, 200, 500, 400, 1000, 2000 मरीज जमा हुआ। और जब हमने उसका समेकित अवलोकन किया, पूरा
उसको अच्छे से अध्ययन किया सब जांच का रिपोर्ट का, और प्री एंड पोस्ट कराना शुरू कर दिया कि दवा इलाज से पहले क्या था और दवा इलाज के बाद क्या है। तब जब हमने उसका विश्लेषण किया तब हमको पता चला कि बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हमने उसका भोजन बदला, चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा हमने बंद करा दिया, तो बहुत ही आश्चर्यजनक घटना मैंने देखना शुरू किया। देखा कि अरे उसका तो बीपी चीनी गठिया दमा मिर्गी पथरी भी ठीक हो गया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो क्रांतिकारी चीज़ है। ये तो मरीज को तो अगर बता दिया जाए तो मरीज तो अपना बीमारी खुद ही ठीक कर लेगा। तब मुझे लगा कि अरे ये तो आपको सबको बताना होगा। और जब मैं देखने लगा कि अपने कॉन्फ्रेंस में जाता था, और उसके बाद मैं क्या किया कि हर विभाग का कॉन्फ्रेंस अटेंड करना शुरू किया। चूँकि यदि हम स्किन का ट्रेनिंग लिए हैं, स्किन का एक्सपर्टाइज किए हैं, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, MD मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने स्किन BD में किया है, तो अब मुझे न्यूरो का ज्ञान कैसे होगा। मुझे MBBS में आपको बहुत डिटेल नहीं पढ़ाया जाता। तो मैंने सोचा कि अब न्यूरो का नॉलेज लेना है, कार्डियो का नॉलेज लेना है, आपको कंटेम्पररी आपको गैस्ट्रो का नॉलेज लेना है, आपको और भी विभागों का नॉलेज लेना है। तो आप कैसे नॉलेज लीजिएगा। साइकेट्री का नॉलेज लेना है, मानसिक बीमारियों का नॉलेज लेना है, और उसके साथ साथ आपको और भी जो अदर देन आपका जो साइंस मतलब मेडिकल साइंस के अलावा भी जो कलात्मक मेडिकल साइंस के कला का जो पक्ष है, दर्शन शास्त्र का नॉलेज चाहिए आपको। तो अब एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज चाहिए आपको। कैसे वो नॉलेज आएगा। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि अब एक ही उपाय बचता है, कॉन्फ्रेंसेस, टू अटेंड द कॉन्फ्रेंसेस। तो अब मैं क्या करने लगा कि हर प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस को जाना शुरू कर दिया। और जब मैं हर विभाग के कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना शुरू किया तो उससे हमको बहुत सारा अद्यतन जानकारी इकट्ठा हुआ। और करीब 1-2 साल तक मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया। और जब उससे नॉलेज एकत्रित हुआ तब हमको समझ में आया कि अरे, और उसको हमने फिर विश्लेषण किया, जोड़ा अपने इस डाइट थ्योरी से। तब हमको समझ में आ गया कि आखिर ये पूरा बीमारी छो ही कारण से होता, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी बताऊँगा कि वो छो कारण क्या है। और उसी ढंग से मैं मरीज का इलाज करने लगा। लेकिन मैं केवल उसको ये बता के ही नहीं छोड़ देता हूँ कि केवल डाइट से ही नहीं करता हूँ। मैं उसको अभी का जो इलाज होता है, जो मेडिकल साइंस जो अभी तक का इलाज जो बताया है वो भी दवा देता हूँ, और डाइट एक्सरसाइज भी उसको समझाता हूँ। लेकिन उसको बता देता हूँ कि देखो भाई, जो मैं दवा दे रहा हूँ केवल 10% काम करेगा, 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज होगा। इस बात को अपने जहन में उतार लो कि जो मेन इलाज है वो आपका डाइट और एक्सरसाइज है। चूँकि मरीज जब डॉक्टर के पास दिखलाने आता है तो उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि डॉक्टर का दवा जो है वो समझिए चमत्कार है, वो ही सब कुछ कर देगा, और हमको ज़िंदगी भर भी दवा खाना पड़े तो दिक्कत नहीं है। किसी के कान में भी जूं नहीं रेंगता कि भाई आप जो दवा खा रहे हैं तो ज़िंदगी भर क्यों खाना है भाई। वो कभी सोचता ही नहीं वैसा, और ज़िंदगी भर दवा खाने को वो तैयार हो जाता है। तो उसके वजह से बहुत सारा उसको दिक्कत मुसीबत आने लगता है, जो कि वो बाद में समझता है, और तब तक गाड़ी छूट चुका होता है। तो और उसका उम्र घट जाता है। और 60-70 साल के उम्र में अगर आपका मौत हो रहा है तो लोग उसको नेचुरल मौत कहते हैं, जबकि शरीर ऐसा बनाया गया कि 100 साल तो मिनिमम जिंदा रहना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो फिर जब मुझे ये पता चलने लगा तो फिर मैं उसको फिर मरीज़ को समझाने लगा। तो मैं अब जो भी मरीज़ देखता हूँ तो सब मरीज़ जब 10-15 मरीज़ जमा हो जाता है उसको इकट्ठे में समझाता हूँ पहले कि बीमारी क्यों होता है, और उसके बाद तब फिर सबको दवा लिखता हूँ। जो टेम्पररी इलाज है मेडिकल साइंस का, वो सबसे अद्यतन इलाज देता हूँ उसको। और उसको जब दवा लिखता हूँ तो हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि उसको अगर भले उसको अभी मरीज को बोध नहीं हो कि उसको लगता है कि केवल उसको चमड़े का बीमारी है, लेकिन मुझे तो पता चल जाता है कि अंदर में क्या और क्या क्या गड़बड़ी होगा। तो मैं उसको ध्यान में रख करके, मद्देनज़र उसको भी रख करके जो दवा लिखता हूँ, संपूर्ण दवा लिखता हूँ, और उसको डाइट एक्सरसाइज पर भी डालता हूँ। और तब जो मरीज़ आता है 1 महीने के बाद तो बिल्कुल बदला हुआ मरीज रहता है। वो अपना सारा जीवन शैली आमूल-चूल बदल दिया रहता है, और दवा से वो 1 महीने में ही जो बीमारी बरसों से ठीक नहीं हो रहा है वो केवल 1 महीना में ठीक करके बड़ा खुश होकर के आता है। और चूँकि उसको 1 महीने में इफेक्ट दिखता है, इसीलिए वो और प्रेरित हो जाता है कि हम चलिए सर, हम और भी ऐसा करेंगे, और भी अच्छा करेंगे। और तो फिर वो कोऑपरेट करने लगता है, और
तो फिर मरीज ठीक हो जाता है। देखिए होता क्या है कि अगर मरीज बदलने को तैयार हो तो मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान काम है। क्योंकि अगर मरीज बदलने को तैयार हो तो फिर आपको मरीज को ठीक करना बड़ा आसान है। मरीज अगर खुद चलने को तैयार हो तो आपको खाली रास्ता दिखाना है, लेकिन अगर मरीज खुद चलने को तैयार नहीं होगा तो आपको कई बार उसको उठा के ले जाना होगा, कई बार उसको उंगली पकड़ के ले जाना होगा, हाथ पकड़ के ले जाना होगा, तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन अगर मरीज खुद चलने को तैयार हो तो आपका काम आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पर सीखा इंदिरा गांधी में। हालांकि मैं आपको बताऊं मित्रों कि मैंने एमडी जो पटना से किया, एमडी स्किन मीडिया, उसके बाद हायर स्टडीज़ करने के लिए मैं दिल्ली चला गया। और दिल्ली का जो बिहार में जो ज़्यादातर जो लोग सोचते हैं कि दिल्ली का जो मेडिकल कॉलेज होता है उसमें ज़्यादा अद्यतन जानकारी मिलता है, तो मैंने दिल्ली में मेरा सफदरजंग में सिलेक्शन हुआ। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है, भारत सरकार का मेडिकल कॉलेज है, बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है। और हार्डिंग जो भारत के वायसराय थे उनकी वाइफ लेडी हार्डिंग के नाम पर ये बना है और कनॉट प्लेस में अवस्थित है। तो वहाँ पर मैंने सीनियर रेजिडेंसी किया और 3 साल का, और सीनियर रेजिडेंसी के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ पर जो मेथोडिकल टीचिंग होता है डर्मेटोलॉजी का, दिल्ली विश्वविद्यालय का वो मेडिकल कॉलेज है, तो आप सोच सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में किस ढंग से वो ट्रेनिंग दिया जाता है, कितना अच्छे तरीके से। तो वो चीज़ मैंने वहाँ देखा, लेकिन वहाँ ज्ञान हमको वहाँ भी नहीं हुआ, ज्ञान वहाँ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं पटना आया और इंदिरा गांधी में ज्वाइन करने का मुझे अवसर मिला और यहाँ पर चमड़ा विभाग को शुरुआत करने का अवसर मिला, तो यहाँ पर हमको बहुत सारा फ्रीडम मिला और यहाँ पर हमको बहुत सारा एक्सपोजर मिला। क्योंकि हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का टीम था जो डीएम गैस्ट्रो किए हुए थे, डीएम न्यूरो किए हुए डॉक्टरों का टीम था हमारे पास, और हमको सिखाने के लिए एमसीएच यूरोलॉजिस्ट थे, हमको सिखाने के लिए मतलब आपको डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट थे। तो आपको एक ग्रेड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला जो कि आपको गाइड करने के लिए तैयार था विशेष परिस्थिति में। क्योंकि मैंने तो केवल चमड़ा सीखा था, स्किन का डिजीज़ का इलाज सीखा था, लेकिन ये लोग जो साथ आए तो उसकी वजह से मुझे और सब बीमारियों को भी सीखने में हेल्प मिला। और मैं अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किया, नहीं भी तो करीब करीब 200-300 कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर चुका हूँ अदर देन डर्मेटोलॉजी। और उसमें कॉन्फ्रेंसेस में मैं एंथ्रोपोलॉजी का भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, मैं एग्रीकल्चर के कॉन्फ्रेंस में भी जाता हूँ, मैं वेटनरी के कॉन्फ्रेंस में भी जाता हूँ। क्योंकि ज्ञान मेरे लिए ये एक सोच है कि ज्ञान को मैं समझता हूँ कि इसका ठेकेदारी सिस्टम नहीं होना चाहिए। ज्ञान एक ऐसी बस चीज़ है जो कि सबको सर्वसुलभ होना चाहिए और इस पर रोक नहीं होना चाहिए। तो इस ढंग से मैंने वो सब चीज़ को किया और तब जो एक होलिस्टिक वे ऑफ सीइंग द डिजीजेस, एक नया ही दृष्टिकोण हमारे दिमाग में आ गया, एक नया ही विजडम समझिए कि खिड़की खुला। तो वो जो चीज़ था वो बहुत ही विहंगम नज़ारा मुझको दिखता है। और उसके बाद अभी तो डे टू डे मैं सीख ही रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होता है जब आपको ज्ञान होता है तो आपको ये पता चल जाता है कि आप कितने कम जानते हैं। इस बात का बोध होना ही ज्ञान हो जाना है। ज्ञान हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ जान लिए। ज्ञान होने का मतलब हुआ कि आपका 5 इंद्रिया जो है बिल्कुल खुल गया है और आप हर जगह से परमात्मा को पाना चाहते हैं। अगर आप आध्यात्मिक ढंग से समझिएगा तो आप हर इंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों से आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और ज्ञान ही परमात्मा है। तो जैसे कि सांख्य दर्शन कहता है कि इस धरती पर कुछ करने का जरूरत नहीं है, योग दर्शन कहता है करना होगा, सांख्य दर्शन कहता है करना नहीं होगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप सांख्य के रास्ते से जाइए या फिर योग दर्शन के रास्ते से जाइए, पहुंचना तो एक ही जगह है। एक रास्ता है समर्पण का और एक रास्ता है संकल्प का। तो योग दर्शन संकल्प का रास्ता है और सांख्य दर्शन समर्पण का रास्ता है। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आप भक्ति के मार्ग से भी पहुँच सकते हैं और जो है ध्यान के मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। किसी भी मार्ग से जाइएगा परमात्मा आपको दिख जाएगा। तो यही महान अद्वैत की बात है जो जिसकी परिकल्पना शंकराचार्य जी ने कहा था। तो ये भारतीय चिंतना में, भारतीय
जो जितने भी मनीषी हुए हैं ज्ञान परंपरा में, ये बहुत कण कण में समाया हुआ ज्ञान है कि वो ऐसा ज्ञान है जो शाश्वत है, जो सनातन है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो उसी चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने का तरीका है। जैसे गीता पर कितनी टिप्पणियाँ लिखी गई हैं, तो और आज भी लिखी जा रही हैं और आगे भी लिखी जाती रहेंगी। उसी प्रकार से स्वास्थ्य जो परमात्मा के द्वारा इंसान को गॉड गिफ्ट के रूप में दिया गया है, तो उस पर अनेक अनेक टीकाएँ आगे भी लिखी जाती रहेंगी। आगे आगे भी अनेक दृष्टिकोण पनपेंगे बीमारियों को देखने का। और ये तो उसी में एक दृष्टिकोण है मेरा, बहुत ही छोटा तरीका है जिसके द्वारा मैं बीमारियों को देखता हूँ। क्योंकि अब मेरे लिए जो बीमारी को देखने का नज़रिया है, वो ज्ञान की खिड़की बहुत ज़्यादा मात्रा में चौड़ा हो गया। बहुत उसका बीमारी को देखने का, जब कोई हमारे पास मरी जाता है तो मैं उसको केवल चमड़ा नहीं देखता हूँ, चमड़े के माध्यम से मैं उसका शरीर का सारा चीज़ स्कैन कर लेता हूँ। जैसे आप समझिए कि कोई आज से पहले कोई आदमी जानता नहीं था कि भाई कुछ ऐसा टेक्निक भी आएगा जो कि आपके शरीर को लांघते हुए बाहर निकल जाएगा। इंसान को लगता था कि इस शरीर ऐसा चीज़ है जिसको कि पार नहीं किया सकता है। आप सोचिए कि एक्सरे जो होता है, एक्सरे के द्वारा आप जब किसी को सीटी स्कैन भी बहुत सारा एक्सरे का समूह है, तो आप देखते हैं कि उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको आ जाता है शरीर का। तो वो पूरा एक्सरे का जो किरण है वो आपके शरीर से गुजर के निकल भी जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि तो एक नया दृष्टिकोण आपको देता है जिसको हम मतलब आप इसको थोड़ा ये कहना अहंकार जैसा दिखेगा कि मैंने इसको खोजा है बोल के, क्योंकि मेरा मानना है कि कर्ता का भाव नहीं लाना है। गीता में कहा गया कि दुनिया में 3 प्रकार का काम होता है, सकर्म, विकर्म और अकर्म। तो गीता में कहा गया कि सकर्म और विकर्म मत करो, अकर्म करो। कोई काम कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खराब काम कर, वो फलाना आदमी बहुत खराब काम कर रहा है, ये सकर्म और विकर्म दोनों आपको कर्म के बंधन से बांध लेगा। लेकिन अगर आप अकर्म कीजिएगा तो आपको कोई बंधन नहीं होगा। और पूरा दुनिया अकर्म का नाम है। जैसे पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रहा है, तो ये क्या है? ये अकर्म है, ये अकर्म है, ये कोई सकर्म नहीं है। ये काम हो रहा है, चंद्रमा पृथ्वी पर चारों तरफ घूम रहा है, ये अकर्म है, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है। दुनिया में आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो अकर्म है, और अकर्म उस चीज़ को जब पकड़ लीजिएगा, जब अकर्म के लेवल पर चले जाइएगा, तो आपका कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होगा। और उसी को योगा कहा जाता है कि जब आपका कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा, आप दुनिया में जी रहे हैं, तो उसी को योग मतलब जुड़ जाना, सिस्टम से 100% तारतम्यता स्थापित कर लेना। आप एक जगह बैठे हुए हैं, कुछ खत्म नहीं हो रहा है, सब जो भी है धरती का है, धरती पर ही रह जा रहा है। तभी तो कहा जाता है ना, लोग बोलता है कि बाढ़ आ गया तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन धरती को नुकसान थोड़ी हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, जंगल में आग लग रहा है, कैलिफोर्निया में जंगल जल रहा है। आप देखिएगा, कोई फोटो देखे पेपर में कि लैंप पोस्ट जल गया, जो लैंप पोस्ट लगाया जाता है वो गल गया। तो ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर 54 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। तो अब ये सब जो हो रहा है, लेकिन धरती को थोड़ी उससे दिक्कत है, दिक्कत आपको है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि नहीं धरती का संकट है, नहीं, संकट ह्यूमन का है, धरती का कभी संकट नहीं है। धरती को क्या मतलब, आप आदमी रहें कि ना रहे, कितना बार एक्सटेंशन हो चुका है इंसान का, आपको पता होगा कि धरती पर कितनी बार जीवन विलुप्त हो चुका है। तो धरती को इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि वैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि मंगल ग्रह पर भी पहले जीवन था और आज वो जीवन खत्म हो गया, क्योंकि मंगल ग्रह अब उस टेम्परेचर उतना दूरी नहीं मेंटेन कर पाया, वो अलग जगह पर चला गया, वहाँ पर उस टेम्परेचर पर जीवन नहीं पनपेगा। -73 डिग्री पर जीवन कैसे पनपेगा। लेकिन जो है आप पृथ्वी पर आए तो आपको एक समशीतोष्ण तापमान मिला, जिसमें कि आपको एक खास टेम्परेचर पर ही जीवन पनप सकता है। तो उसी टेम्परेचर पर उतना दूरी आपका सूरज से रहा कि भाई उतना ठंडा भी नहीं हुआ ज़्यादा, उतना गर्म भी ज़्यादा नहीं हुआ, आप जीवन पनपने लायक माहौल पनपा और वायुमंडल बना और आप रहने लगे।
तो चीज़ों को होलिस्टिकली देखने का अर्थ यही हुआ कि आपको पूरा ब्रह्मांड को सोचना होगा। जैसे कहा जाता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो पंच तंतु से शरीर बना है और कोई भी बीमारी को हम देख रहे हैं तो इन सारे चीज़ों को भी हमको देख करके सोचना होगा कि इन चीज़ों का क्या योगदान है आपको बीमार बनाने में। तो इस ढंग से अगर चीज़ों को सोचने लगिएगा तो उसको बोलते हैं कि ब्रह्म चेतना, और उसी को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, उसका बहुत ही छोटा क्षुद्र नाम कह सकते हैं कि उसका क्षुद्र नाम है ये, जो मैंने इसको देने का नाम का काम किया। और हमसे पहले बहुत लोग आए, इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है, तो वो देने का काम किए। बट नाम पर मत जाइए। आपने हमसे जो क्वेश्चन पूछा, अब हम थोड़ा चूँकि आधा घंटा कुछ भूमिका में चला गया, तो अब मैं टू द पॉइंट उसके उत्तर देता हूँ कि आपने कहा कि होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट क्यों कहते हैं। क्योंकि मैं सामान्य, जैसे मैं अपने आप को पाता हूँ कि 2016 से पहले जो मैं था और 2017 के बाद जो मैं हूँ, तो मैं जो मरीजों को इलाज करता हूँ, अब बिना समझाए मरीज नहीं देखता। जो मरीज हमारा बात को समझना नहीं चाहता उसको मैं नहीं देखता हूँ। वो मुझे कितना भी फीस दे, कितना भी कोई करे, हम उसको नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो मरीज़ कभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि उसको यदि बीमारी को समझना नहीं चाहता वो, इसका मतलब वो कभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि जब तक वो बदलना नहीं चाहेगा वो ठीक कैसे होगा, कभी ठीक ही नहीं होगा। तो ये चीज़ है। इसीलिए तो होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं पहले जो मैं कोई हमारे पास कोई चमड़ा का मरीज आता था तो मैं उसको खाली चमड़ा का कुछ, अब एक्जिमा है, एक्जिमा का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, गाइडलाइन बना हुआ है, वो गाइडलाइन के हिसाब से उसको दवा लिख देते थे, कहानी ख़त्म। तो ऐसा नहीं कि पहले ठीक नहीं होता था। एक्जिमा पहले भी लक्षण कम हो जाता था, मरीज को फिर होता था, वो 5 बार आता था, 6 बार आता था। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि 3-4 बार के बाद उसको एक्जिमा पूरी तरह से ठीक भी हो जाता था। लेकिन ठीक तो उसको खाली एक्जिमा होता था। एक्जिमा जिस कारण से होता था उसमें उसका लीवर गड़बड़ हो सकता है, किडनी गड़बड़ हो सकता है, थायराइड गड़बड़ हो सकता था। मैं उसके बारे में परवाह नहीं करता था। उनको बोलता था कि ठीक है भैया, तुमको थायराइड भी गड़बड़ है, तुम ऐसा करो, तुम इसके लिए थायराइड डॉक्टर से कंसल्ट करो। तुमको ब्लड प्रेशर का बीमारी भी है तो ऐसा करो, तुम इसके लिए ब्लड प्रेशर डॉक्टर से संपर्क करो। तुमको पथरी भी है, ऐसा करो बेटा, तुम जाकर के पथरी के डॉक्टर से, किडनी में पथरी है तो किडनी के डॉक्टर से, लीवर में पथरी है लीवर के डॉक्टर से जाके मिलो। तो जैसे बाकी डॉक्टर इलाज करते हैं कि नहीं, वो तुम इसके पास जाओ, तुम इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इसके हमसे केवल चमड़ा दिखाओ। तो मैं भी उसी ढंग से इलाज किया करता था 2016 से पहले। और उस समय भी जो लोग हमसे उस समय से पहले भी दिखाए हैं वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि ठीक तो हो ही जाया करते थे वो लोग भी। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ये जरूर मानेंगे कि हाँ सर ठीक तो हो गया था, लेकिन फिर दूसरा बीमारी भी धर लिया। तो एक्जिमा तो ठीक हो गया, लेकिन फिर कैंसर धर लिया, फिर हार्ट अटैक धर लिया, फिर लकवा धर लिया, फिर ये धर लिया। हालांकि इसके लिए वो हमको जिम्मेदार भी नहीं ठहराते हैं, क्योंकि उनकी अपनी समझ है, जो उनको बताया गया है बचपन से कि हर विभाग का अलग अलग डॉक्टर होगा और वो सुपर स्पेशलिस्ट होगा और वो केवल उसी बीमारी का इलाज करेगा। इसलिए आपको उस डॉक्टर से केवल उसी बीमारी के बारे में पूछना है, बाकी बीमारी के बारे में उस डॉक्टर से चर्चा नहीं छेड़नी है। ये सामान्य समझ हमारे दिमाग में घर कर दिया गया है और इससे ही नुकसान होता है, क्योंकि ज़्यादा जोगी मत हो जाओ। तो पहले मैं भी उसी ढंग से इलाज करता था, लेकिन जब मुझको ये समझ में आ गया कि ये सब बीमारी का कारण तो एक ही है, गलत भोजन, तब हमको लगा कि नहीं, अब अगर हम इसको फिर उसी ढंग से इलाज करेंगे, इसका मतलब मरीज के साथ हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसीलिए फिर हमको ये भी लगा कि सब मरीज तो उतना सुनने को तैयार नहीं होंगे हमारा भाषण। तो वैसे केस में अब हम मरीज को चुन के देखते हैं। फिर हमको लगा कि जब सब तैयार नहीं होंगे तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ लोग तो तैयार हो जाएंगे, जिनका बीमारी बहुत गंभीर होगा, जिनका बीमारी कहीं ठीक नहीं होगा, जिनका प्यास गहरा होगा, वो आपको पाने के लिए वेट करेंगे। तो मैं मरीजों को देखना धीरे धीरे कम कर दिया और मैं केवल उन्हीं मरीजों का आमंत्रित अब करता हूं जिनका बीमारी कहीं ठीक ना हो। आप नए दिल्ली के एम्स में गए, वहाँ ठीक नहीं हुआ। और केवल चमड़ा नहीं, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कोई भी बीमारी हो, आपको जड़ से ठीक ही नहीं हो रहा हो, तो मैं उन्हीं मरीजों को केवल आमंत्रित करने लगा। जिनको 10 दिन से दिन आया है वो हमारे पास क्यों आएंगे, क्योंकि वो बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए अब मैं उन मरीजों का मोह छोड़ दिया जो कि मरीज का बीमारी कम गंभीर है, क्योंकि वो कभी भी हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे।
और उनका बीमारी जड़ से नहीं जा सकता। इसीलिए मैं उनके बारे में सोचना छोड़ दिया। तो इसी ढंग से फिर ये धीरे धीरे करके मैं होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाने लगा, क्योंकि मैं बाकी बीमारियों का भी कद्र करने लगा। ये चीज़ है। और तो इसीलिए मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ, लेकिन आपको उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने क्या खोजा। मैंने ये खोजा कि किसी को, हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, तो एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, एक आदमी जो 8 घंटा बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मानसिक गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद हमेशा एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। अगर इस धरती पर इंसान चीनी खाना छोड़ दे तो उसका सब बीमारी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा? जब तक उसको ये नहीं पता हो कि चीनी है क्या। फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी? जब तक ये ना जानिएगा, चीनी कैसे छोड़िएगा? तो अब सुनिए कि चीनी क्या है, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटा में 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे, गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? जो कि अब मानव जाति को नहीं खाना चाहिए। बीमारी हो अथवा ना हो, अब इंसान को ये सब खाना छोड़ देना चाहिए। अगर उसको सही में लगता है कि उसको 100 साल तक जीवन जीना है, तो इसको ये सब नहीं खाना चाहिए। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबुदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छुहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबुदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैट डाइट, हाई कैलोरी डाइट खाते हैं, ये खाना छोड़ दीजिए। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी गलत है। भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता, मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो उसके बदले में आपको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने कहता। तो अगर आप सही में एक दिन में आधा किलो दूध पीना चाहते हैं, तो आपको उसके बदले में कम से कम 10 किलोमीटर चलना होगा। तो मान लिया आप एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 आलू खाए, 5 को मीठा फल खाए, आधा किलो दूध पिए, तो ये सब में इतना ताकत है कि इसको अगर आपको जलाना हो तो आपको कम से कम चलना होगा तो 30 किलोमीटर। अगर हम खाए और चल दिए 30 किलोमीटर तो बीमारी नहीं होगा। अगर हम खाए और नहीं चले, या फिर केवल 2 ही किलोमीटर चले, तो पक्का बीमारी होगा। क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर का अंदर ही रह गया। तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देगा तो उससे इन्फेक्शन का रोग धरेगा। धन का 3 हसर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है।
आप जो शरीर में कैलोरी घुसाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा। या तो खा के जला दीजिए तो बीमारी नहीं होगा, और नहीं तो शरीर उसको या तो चर्बी बना के डैमेज करेगा, या तो उसको तेजाब बना के डैमेज करेगा, नहीं तो खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कने लगेगा। तो अगर हम एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 आलू खाए, 5 मीठा फल खाए, आधा किलो दूध पिए, तो इस समय इतना कैलोरी था कि इसके बदले हमको कम से कम 30 किलोमीटर चलना चाहिए था। ये खा के हम केवल 2 ही किलोमीटर चले, तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी या तो तेजाब में तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। अगर वो चर्बी हमारे तोंद में जमा हो गया, कोई बात नहीं, दर्जी हमारे तोंद को कपड़ा का घेरा बढ़ा के ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ भी चल जाए उससे क्या हर्जा, हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, बाकी तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। चर्बी अगर जांग में जमा हो जाए, बाह में जमा हो जाए, गाल फूल जाए, उससे क्या हर्जा, कोई हर्जा नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होकर गलती से खून के नली में जमा हो जाए, तब आप लेने का देने में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकरा हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकरा नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर खून के नली में जमा हो गया तो खून का नली संकरा हो जाएगा, उसके चलते ब्लड प्रेशर का बीमारी शुरू हो जाएगा। जैसे एक पौधा पताते हैं पाइप से, तो पाइप को पौधा के पास ले जाना पड़ता है। आप चाहते हैं यहीं बैठे बैठे दूध पौधा पता दें, तो पाइप के मुंह को दबाना होगा, पानी का नली संकरा हो जाएगा। जब संकरे नली से उतना पानी बहेगा तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उसी को जैसे खून का नली का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जब एक्स्ट्रा चीनी खा के आप चर्बी को खून की नली के पास जमा कर देंगे। हमारा खर्चा है रोज़ का 2000 कैलोरी, हम रोज़ खाएंगे 4000 कैलोरी, तो जो 2000 कैलोरी एक्स्ट्रा खाएंगे वो हमारे खून की नली में जमा हो गया चर्बी बन के, तो बीपी का रोग। हार्ट की नली में यानी कोरोनरी आर्टरीज में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा, हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधिक कपाली दर्द, मिर्गी और पागलपन शुरू हो जाएगा। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जम जाए तो खाना पचने में दिक्कत होने लगेगा, तो क्या होगा, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज का रोग। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा, तो क्या होगा, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया शुरू हो जाएगा। जोड़ में तेजाब जाएगा तो जोड़ को गला देगा, तो क्या होगा, गठिया आर्थराइटिस, चाहे कमर बाह का गठिया क्यों न हो। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सुरसी, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना, तो यदि हमारे पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा, ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि हमारे लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना वायरस पकड़ेगा, ऐसा ब्लैक फंगस पकड़ेगा, ऐसा टीबी का बैक्टीरिया पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चिनिया गिरे बात चिटिया लागबे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बलेरो, जीप। ये समस्या अब गाँव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा कम कीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप 24 घंटा में केवल 2 ही घंटा कुदाल चलाइएगा
तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। तो बीमारी हो अथवा ना हो, अगर आप चाहते हैं कि 100 साल तक बीमारी नहीं हो तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये सब खाना भगवान बनाया क्यों? ये सब खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस आदमी का खाना है। लेकिन अगर आप 24 घंटा में 2 ही घंटा टहलना चाहते तो आपको ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट कम से कम हो और फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो भोजन है दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कढ़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का। सप्ताह में 3 दिन सब्जी खाइए बिना आलू के, जमीन के नीचे उगने वाला कोई भी सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का चिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, लेकिन छोटा मछली खा सकते। सप्ताह में 1 दिन चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का ब्रॉयलर चूजा। सप्ताह में 1 दिन अंडा रोजे को खा सकते, उबाल के, पीला वाला फेंक के। कौन सा भुंजा खाना? चना और बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, कुकर तसला में खौला देना, घुटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पहला भोजन होगा दाल। पहले हम पेट में दाल घुसाए। अगर दाल से पेट भर गया, रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी, लेकिन दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। रोटी प्लेन आटे का नहीं खाना, आधा आटा आधा चने का सत्तू मिला के तब आटा सान के रोटी बना के खाना। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये चमड़ा का बीमारी तंग करेगा, नहीं चेतिएगा। इसी ढंग से 1 दिन में 10 रोटी, 4 आलू, 5 मीठा फल, आधा किलो दूध पीते जाइएगा तो आपको आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लिवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस, और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे। लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहाँ ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए जो हम 1 लाख मरीज के अनुभव से सीखे कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 6 ही कारण से होता। ये किसी किताब में नहीं दिया हुआ है, ये 1 लाख मरीज के अनुभव से हम सीखे। इस धरती पर कोई भी बीमारी 6 ही कारण से होता। नंबर 1, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का भोजन करना, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा फैट का, ज़्यादा कैलोरी का भोजन करना। तो छोड़ दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। 24 घंटे में केवल 3 ही रोटी खाइए, जबकि एक सामान्य से सामान्य आदमी 1 दिन में 8-9 रोटी खा रहा है। 24 घंटे केवल 3 रोटी खाइए। और कम फाइबर, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है। जितना मानव जाति तरक्की किया, जितना ज़्यादा स्पेशलाइज चीज़ बनाने के खाने लगा, सुपर जो है स्पेशलाइज और जो है कि रिफाइंड चीज़ खाने लगा, उसके चलते और बीमार होने लगा, क्योंकि फाइबर का सेवन इंसान बहुत कम से कम करने लगा। हमारे परदादा करीब 30-40% जो है भोजन फाइबर से लेते थे, और आज के डेट में हम 5% भी फाइबर रोज़ नहीं खाते। तो फाइबर खाना हम लोग बहुत कम कर दिए हैं। तो इसीलिए जो है कि कम फाइबर और कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है। पहला कारण हो गया ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा फैट खाने से बीमारी होता है, ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा कैलोरी का भोजन खाने से बीमारी होता है। दूसरा पॉइंट, कम फाइबर, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है। तीसरा पॉइंट, 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलने से बीमारी होता है। तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। चौथा पॉइंट, कम से कम 2 घंटा भी चौथा पॉइंट, कम से कम आधा घंटा भी
चमड़े को डायरेक्टली धूप नहीं दिखाना से बीमारी होता है, क्योंकि जब धूप में चमड़ा एक्सपोज कीजिएगा तो उसके चलते आपका जो सूरज का पोर्शन है शरीर में वो इनर्जाइज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, उसके चलते विटामिन डी तैयार होगा। और कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना। यही 6 कारण है दुनिया में कोई भी। और छठा कारण है वर्तमान में जीवन नहीं जीना, भूत या भविष्य में जीवन जीना। इंसान के नियंत्रण में केवल वर्तमान है, लेकिन इंसान भूत और भविष्य में जीवन जीने लगता और मेंटल टेंशन से, तनाव से ग्रसित हो जाता। यही 6 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 6 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए। अगर कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करता हो तो क्या उसका कैलोरी खर्च नहीं है? फिर भी खर्च है। अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हो तो भी कम से कम आपको 1400-1500 कैलोरी चाहिए एक 50-60 किलो के व्यक्ति को। और अगर आप 1 घंटा तेज कदम के साथ चलते भी हैं तो 1 घंटा चल के दौड़ के आप करीब 300 से 400 कैलोरी खर्च कीजिएगा 1 घंटे में। और अगर कोई महिला झाड़ू पोछा बर्तन और ऑफिस में भी काम करे तो दिन भर में इस सब काम में उसको कितना अलग से कैलोरी खर्च हो जाएगा? 200 कैलोरी। तो टोटल कैलोरी कितना खर्च हुआ? 300 प्लस 200 प्लस 1500 यानी 2000 कैलोरी। यानी एक सामान्य आदमी को टोटल खर्चा 2000 कैलोरी, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जोड़ के देखिएगा तो सामान्य से सामान्य आदमी एक दिन में करीब 3-4 हज़ार कैलोरी खा रहा है। और बात केवल कैलोरी का नहीं है। अगर हमारा रोज़ का खर्चा 2000 कैलोरी है, एक कोका कोला का कैन 200 कैलोरी का होता है। अगर हम एक दिन में 10 कोका कोला का कैन पी जाएँ तो वैसे तो हम अपने प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही 2000 कैलोरी ले रहे हैं, लेकिन उससे भी बीमारी हो जाएगा, क्योंकि कोका कोला के कैन में केवल चीनी पानी है। आप जो समोसा खाइएगा 95% तक उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट है। तो इससे इन अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा और उसकी वजह से जो है कि आपके शरीर में बीमारी शुरू हो जाएगा। तो केवल सब का सब कैलोरी कार्बोहाइड्रेट फैट से नहीं लेना है। तो करीब करीब आपको 30% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए और करीब 30% आपका जो है फाइबर भी होना चाहिए, 30% प्रोटीन भी होना चाहिए और 10% फैट होना चाहिए। तो इस ढंग से आपको डाइट लेना होगा ताकि सब कुछ भी आप ले लें, एक चीज़ का नुकसान नहीं हो, तभी संतुलित भोजन कहा जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो हम आपको बताएं, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये 1 लाख मरीज के अनुभव से और इतना जो है कि कॉन्फ्रेंस वगैरह जा करके, हर विभाग का कॉन्फ्रेंस अटेंड करके तब हम ये समझे कि आखिर इंसान बीमार क्यों पड़ता। तो आपने कहा कि होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट क्यों? तो चूँकि मैं सब बीमारियों का इलाज करता, हम आपको बताया कि बीपी क्यों होता, चीनी क्यों होता, गठिया क्यों होता, मिर्गी क्यों होता, पथरी क्यों होता, ये सब हम मरीज को भी समझाते हैं। तो इसलिए हम अपने आप को बोलते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को ठीक करते हैं, इसीलिए समग्र स्वास्थ्य दर्शन इसका हम नाम दिए हैं। तो इसी ढंग से हम क्योंकि जब तक भोजन नहीं बदलेगा बीमारी नहीं जाएगा। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप उससे तुरंत पूछ दीजिएगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन आपको अगर कोई कहता है देखो यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक वापस लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि बीमारी का कारण तो एक ही है। तो जब तक भोजन नहीं बदलेंगे बीमारी कैसे जाएगा? और इसी भोजन पर डॉक्टर ध्यान नहीं देता। डॉक्टर क्या बोलते? डॉक्टर बोलते कि 90% इलाज हमारा दवा है और डाइट और एक्सरसाइज केवल 10% रोल अदा करता। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उल्टा है। 90% इलाज किसी भी बीमारी का डाइट और एक्सरसाइज है और दवा से केवल 10% बीमारी जाता है। तो मेडिकल साइंस जो आजकल के ज़माने का मेडिकल साइंस है, वो उसको लोग जो बताया जाता है, उसका जो वर्किंग का तरीका है वह ऐसा है कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, यानी कोई किसी से ख़त्म नहीं हो। इसलिए डॉक्टर झूठ बोलना शुरू करता कि बीपी जड़ से नहीं जाता, चीनी जड़ से नहीं जाता, गठिया जड़ से नहीं जाता, दम्मा जड़ से नहीं जाता, मिर्गी जड़ से नहीं जाता, पथरी जड़ से नहीं जाता, जिंदगी भर दवा चलता। ये महाझूठ। ये सब बीमारी ठीक होता बशर्ते कि मरीज तैयार हो जाए उसको जड़ से ठीक करने के लिए। तो जब मरीज तैयार हो जाएगा, मरीज का प्यास गहरा हो जाएगा कि हमको बीमारी ख़त्म कर लेना है, तब बीमारी नहीं जाए, ये संभव ही नहीं। तो इसीलिए हम अपने आप को कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, क्योंकि मैं इस ढंग से इतना चीज़ ध्यान दे करके मरीज देखते हैं।
कि मरीज रोज़ कितना टहल रहा है, मरीज रोज़ क्या खा रहा है, हम ये सब भी उसको पूरा, हम इसका बात का भी कदर करते हैं कि मरीज़ क्या खाया, कितना देर टहला, क्योंकि उसको नहीं ठीक करेंगे तो हमारा मरीज़ वो बन ही नहीं पाएगा, वो ठीक ही नहीं हो पाएगा। दूसरे आपने कहा कि होलिस्टिक हेल्थ दर्शन क्या है, समग्र स्वास्थ्य दर्शन क्या है, वो तो समझा दिया आपको कि एक्स्ट्रा चीनी खाने से चर्बी भी बनता है, तेजाब भी बनता है, जहाँ तहाँ चिरकता है। तो हम बोलते हैं उसको तेजाब, किताब में लिखा हुआ है ज़्यादा कैलोरी लीजिएगा तो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ करा देगा। उसके चलते सीड एक्टिव प्रोटीन बनेगा, फ्री रेडिकल्स बनेगा, माइट्रोकार्डियल डैमेज होगा और आपको ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेगा, तो सारा इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम होलिस्टिक हेल्थ दर्शन क्या है कि कोई भी बीमारी अकेले नहीं आया। किसी को एक्जिमा हुआ, उसको खाली एक्जिमा थोड़ी हुआ होगा, चश्मा करिएगा तो 5 में जाकर बड़ी निकलेगा, लेकिन बाहर अंधड़ आया हुआ है, हम कंबल ओढ़ के सो गए, हमको लगेगा अंधड़ तो है ही नहीं तब तक जब तक कि इतनी जोर से अंधड़ आए कि कंबल उड़ा ले जाए। तो जिस दिन अंधड़ कंबल उड़ा देगा उस दिन हमको पता चल जाएगा कि अंधड़ आ गया, लेकिन उस समय अंधड़ अब पता चल के भी क्या फ़ायदा। अब अगर बिजली करके हम पर बरसे तो मौत निश्चित है। यानी हल्का फुल्का बहती बिहार में सतर्क होकर सुरक्षित जगह पर चले जाने को समझदारी कहा जाता। जांच नहीं कराने का दूसरा अभिप्राय है भरे अंधड़ में कंबल ओढ़ के सो जाना। जांच कराते तब हम आपको 4 से 5 बजे गड़बड़ी अलग से भी दिखाते। तो जो है कि जांच अगर कराया जाए किसी भी मरीज का तो उसको 4 से 5 बजे गड़बड़ी जरूर निकलेगा। इसलिए किसी को कोई भी चर्म रोग हो, चाहे सिंपल छाही क्यों ना हो, चाहे आंखों का काला घेरा क्यों ना हो, चाहे नाखून खराबी क्यों ना हो, चाहे बाल का झड़ना क्यों ना हो, उसको पूरा जांच कराइए। पूरे जांच में हम क्या कराते, CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, CRP, ASO, ANA, NT-DS, DNA और जो है कि अल्फा फीटोप्रोटीन, कार्सिनोम यूनिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, LH/FSH रेशियो, सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन, टॉर्च टेस्ट, विडाल टेस्ट और BDRL वायरल मार्कर और जो है कि उसका IgE लेवल, इंसुलिन जो है कि फास्टिंग PP, होमा IR टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और उसके अलावा IgE लेवल और इंसुलिन लेवल और 3 महीना का एवरेज चीनी, HbA1c, ब्लड शुगर फास्टिंग PP और जो है कि NT-DS DNA और TSH, NT-TPO और जो है कि आपका ये सारा जब जांच कराते हैं D-डाइमर स्टडीज़, तब जो है कि आपको विहंगम नज़ारा लगेगा कि अलग बाप रे बाप। तो 5-6 में जगह बड़ी अलग से भी निकला। किसी को कोरोना हुआ, उसको खाली कोरोना थोड़ी हुआ, जांच कराइए 5 में जगह बड़ी और भी निकलेगा। तो चूंकि आप जांच नहीं कराए इसलिए आप पकड़ नहीं पाए। तो इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ हर मरीज को कि जब भी कोई मरीज आता है तो उसको हमेशा पहले तो समझाते हैं कि क्यों पूरा जांच जरूरी है। क्योंकि आप जो एक दिन में 10 रोटी खाए होंगे, 4 आलू खाए होंगे, 5 मीठा फल खाए होंगे और यही गलती आप सालों साल किए होंगे, क्योंकि एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होता, यही गलती आप सालों साल करते चले गए। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। अगर हम 1 घंटा भाषण देंगे या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा और इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा। कैलोरी को लेना बड़ा आसान है, उसको खर्च करना मुश्किल है। तो यही बात हम मरीज को समझाते हैं और मरीज अपना, तो उसको जब जांच कराता है मरीज तब उसको दिमाग ठनकता है कि अरे बाप रे बाप, डॉक्टर तो सही बोल रहा था, तो हमारे पास और भी 10 गो बीमारी है। तो जांच करा के उसकी हम आंखों को खोल देते, तब वो समझ जाता कि नहीं हमको और भी बीमारी है। तो डॉक्टर से इलाज हम खाली चमड़े के लिए नहीं, हम पूरे शरीर के लिए करा रहे हैं। तब और जब मरीज गड़बड़ चीज खाना छोड़ देता तो जिन राहों पे चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए। मरीज गड़बड़ चीज खाना छोड़ देता तो सब चर्बी गलने लगता। अभी तक चीनी से चर्बी बनता था, अब चर्बी गल के चीनी बनता। अभी तक चीनी से तेजाब बनता था, अब तेजाब गल के चीनी बनता। जहाँ तहाँ चीनी छिड़का जाता, अब चीनी को सोख ले जाता, तो सब बीमारी खत्म हो जाता। तो होलिस्टिक हेल्थ दर्शन इस बात पे यकीन करता है कि कोई भी बीमारी अकेले नहीं आया है, अपने साथ कई चीज़ों को लेके आया होगा। उसका आबोहवा, परिवेश, वो हो सकता है कि कहीं जगह बदला, वहाँ पर बिल्कुल नहीं मेहनत नहीं करता, कहीं पर उसको रोज़ टहलना पड़ता था, उसकी जल्दी बीमारी हो जाएगा उसको। वो सब चीज़ का अध्ययन जो अगर आप होलिस्टिकली करते हैं और सब चीज़ पर ध्यान देते हैं, तब उसका मतलब हुआ कि आप उसको होलिस्टिकली ठीक कर रहे हैं। तो जो है कि तो इसलिए हम इसको बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ दर्शन। क्या है, समझ में आ गया आपको कि बीमारी को उसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में सोचना, बीमारी क्यों हुआ होगा। और बीमारी अकेले नहीं आता है, उसको अपने साथ 10 लोगों को लेके आता है। एक बर्फ़ का टुकड़ा जब समुद्र में तैरता है तो पानी के सतह के ऊपर उसका बहुत कम पोर्शन होता है, उसका ज़्यादातर पोर्शन पानी के सतह के नीचे होता है। उसको हम लोग बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो जो भी बीमारी आपको लक्षण के रूप में दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी शरीर के अंदर होता है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप जांच कराइएगा। इलाज 2 प्रकार से किया जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव।
सब्जेक्टिव इलाज का अर्थ हुआ मरीज का लक्षण, डॉक्टर के अनुभव के हिसाब से दवा लिखना। तो वो तो काम डॉक्टर, हम लोग बिना दवा के भी डॉक्टर दवा लिख देते। लेकिन यह प्रश्न अधूरा रह जाता कि अंदर में क्या क्या गड़बड़ी था और क्या उन गड़बड़ियों को भी हम जड़ से ठीक कर पाए कि नहीं कर पाए, इसका जवाब जांच दे सकता था। तो जांच कराते तो उन गड़बड़ियों को भी पकड़ते और मरीज को दिखाते। तो ये समझ में आ गया आपको। और क्या ये स्वास्थ्य क्रांति है? बिल्कुल स्वास्थ्य क्रांति है। आप अगर गड़बड़ चीज खाना छोड़ दीजिएगा तो आपका डायबिटीज जड़ से ठीक हो जाएगा, नहीं तो जिंदगी भर दवा चलेगा। और बात खाली डायबिटीज का नहीं है, वो डॉक्टर ब्लड शुगर का दवा आपको देते हैं तो ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो आपके कैलोरी तो अंदर रह गया। तो वैसे केस में क्या होगा? आपको कुछ दिन के बाद हार्ट अटैक होगा, लकवा होगा, कैंसर होगा। तो वो भी तो उसी कारण से हुआ जिस कारण से डायबिटीज हुआ था। आज अगर हम गड़बड़ चीज खिलाना बंद करवा देते, दाल पिलाने लगते, हरा सब्जी खिलाने लगते, तो आपका भविष्य का भी बीमारी भी बचता और ये तो ठीक हो ही जाता। जो अभी एपिसोड हुआ है बीमारी का वो तो ठीक हो ही जाता, भविष्य में भी जो बीमारी होगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो स्वास्थ्य क्रांति नहीं तो और क्या है। एक बीपीएल फैमिली के आदमी का, यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन जो आदमी होता है, उसका जो भी इनकम वो करता है, उसका करीब करीब 70-80% पैसा जो है दवा दारू डॉक्टर में खर्च होता है। सोचिए अगर उसका आप ये बता दीजिए कि तुम 3 कटोरा अरहर दाल रोज पियो, अंकुरित चना का मूंग खाओ, रोटी केवल 3 खाओ, हरा सब्जी जम के खाओ और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा छोड़ दो, देखिएगा उसका कोई भी बीमारी करीब करीब 50% बिना दवा के ठीक हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि गरीब से गरीब आदमी अपना स्वास्थ्य अपने हवाले कर लिया। तो इसीलिए जो है कि 90% इलाज डाइट और एक्सरसाइज होता, दवा से केवल 10% बीमारी जाता। तो इसलिए स्वास्थ्य क्रांति समझ में आ गया। क्या आयुर्वेद में होलिस्टिक हेल्थ नहीं है? देखिए, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, ये सब में होलिस्टिक हेल्थ जो खोजे थे उनके पास था। लेकिन जब चीज़ जहाँ से निकलता है, गंगा जब निकलती है गंगोत्री से, यमुनोत्री से, तब तो बहुत पवित्र होती है। उसके बाद धीरे धीरे गंदगी उसमें बढ़ते जाता और जो गंगा सागर जाते जाते गंगा जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता। उसी प्रकार की बात है कि जब कोई ज्ञान निकलता है तो बहुत अच्छा होता, बाद में वो खराब हो जाता। आयुर्वेद जब बनाया गया था जिस ढंग से कि सब आदमी को आयु का विज्ञान बता दिया जाए कि आयु कैसे बढ़ाएं। आप 100 साल के बाद तो मर जाना है, बट लेकिन 100 साल तक हम कैसे जिंदा रहें, इसी का नाम आयुर्वेद है। और मरना भी है तो मरना में कोई ऐसा डर वाला बात नहीं कि अरे बाप रे बाप मौत आ रहा है, मौत आ रहा है। मौत भी जीवन से भी अच्छा हो जाए अनुभूति। अगर हम जीवन को ढंग से जिएंगे तो मौत भी हमारे लिए बहुत प्यारा चीज़ बन जाएगा, क्योंकि भोग के बाद त्याग आ ही जाता है। आप जम के भोगिएगा तो त्याग आ जाएगा, लेकिन बिना भोगे अगर त्याग लाइएगा तो पाखंडी वाला त्याग होगा। जैसे आसाराम बापू आप देखिए कि वो पकड़ाए सेक्स करते हुए, तो उसी ढंग से चूँकि वो दबा दिए अपनी भावना को, आप जम के सेक्स करने लगिए, करते करते फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्स तो कुछ नहीं है, वो तो शरीर का शरीर से मिलन है, वो तो कुछ है ही नहीं है, उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं है। उससे भी ज़्यादा मज़ा है मन का मन से संभोग में, और उससे भी ज़्यादा है जब आत्मा से आत्मा का संभोग होने लगेगा, तब जितना मजा आएगा उस सबसे मज़ेदार चीज़ है। इसी बात को ओशो रजनीश ने कहा था, संभोग से समाधि तक। उन्होंने किताब भी लिखा। तो जो लोग मूर्ख लोग उसको समझ नहीं पाए, वो बोले ये तो सेक्स गुरु है। तो आप बात नहीं समझे कि प्रेम जो है ईश्वर के द्वारा दिया गया अमूल्य चीज़ है। लेकिन जब आप शरीर से शरीर का प्रेम करते हैं, एक स्त्री एक पुरुष से प्रेम करती है, काम क्रीड़ा करती है, वो सबसे क्षुद्र लेवल का प्रेम है। जब उससे भी आगे अंदर डूब जाइएगा तो मन से मन का संभोग होगा, और उसके बाद फिर आत्मा से आत्मा का संभोग होगा। वो तो परम आनंद है। जो मीराबाई डांस करती है, मीराबाई नाचते हुए गाती है कृष्ण का भजन, तो समझिए वो संभोग कर रही है कृष्ण के साथ, तो आत्मा के साथ आत्मा का संभोग है। वो बिल्कुल अलग बात है, वो बिल्कुल अलग बात है। तो वही चीज़ है। तो इसीलिए हम आपको बोले कि ये तो आयुर्वेद में होलिस्टिक हेल्थ है, हर चीज़ में होलिस्टिक हेल्थ है, लेकिन आप उसको चीज़ों को देखने का नज़रिया है। पूरा दुनिया ही होलिस्टिक है, लेकिन आप उसको सोचने का, आपका निगाह क्षुद्र हो गया है। क्योंकि जब अलग अलग विभाग आप बनाते हैं तो धर्म और विज्ञान को हम लोग तोड़ के देखने लगते हैं। हमको लगता है कि धर्म ग्रंथ को पढ़ने वाला अलग आदमी है और वैज्ञानिक अलग है। नहीं, दोनों एक दूसरे का पूरक है। धर्म चीज़ों को जोड़ के देखता है, धर्म संश्लेषण का काम करता है, और विज्ञान चीज़ों को तोड़ के देखता है, वो विश्लेषण का काम करता है। एक फूल अगर किसी वैज्ञानिक को दीजिएगा तो फूल का रेसा रेसा कर देगा, नैनो टेक्नोलॉजी के हद तक तोड़ देगा उसको, तो उसमें फिर उसका सारा सुगंध और उसका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। लेकिन फूल को दूर से देखिएगा तो उसमें परमात्मा नजर आएगा, सौंदर्य के रूप में, सुगंध के रूप में, एक जीता जागता परमात्मा हंसता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप जब तोड़ दीजिएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या है कि दोनों चीज़ जरूरी है।
आपको तोड़ना भी जरूरी है और दूर से देखना भी जरूरी है। आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो आपको मोहल्ला का भी चौहद्दी पता होना चाहिए, और वो मोहल्ला किस नगर में है, और वो नगर किस राज्य में है, और वो राज्य किस देश में है, और वो देश किस महादेश में है, और वो किस संसार, किस ब्रह्मांड के किस ग्रह पर है, वो भी जानना चाहिए। तो दोनों चीज़ को यदि जानने लगिएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक थिंकिंग, यानी धर्म भी जुट गया और विज्ञान भी जुट गया। ये दोनों एक ही चीज़ है। धर्म बिना, आइंस्टाइन ने कहा था, धर्म बिना विज्ञान के अधूरा, विज्ञान बिना धर्म के अधूरा। तो दोनों को जोड़ के देखना होगा आपको। तो होलिस्टिक हेल्थ थिंकिंग ये दोनों चीज़ों को जोड़ के देखने का एक दूसरा नाम है, एक अदद नाम है। उसको कई नाम से बोल सकते तो एक अदद नाम ये भी है। तो आयुर्वेद जो शुरू में शुरू हुआ था वो भी इस ढंग से हुआ था, बाद में इसका भी ठेकेदारी सिस्टम शुरू कर दिया गया। और ये जो ठेकेदारी सिस्टम में आज के डेट में जो आयुर्वेद है वो एलोपैथ के समान ही है कि दवा देते रहो, दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे और मरीज भी रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। मरीज को आप बता दो गड़बड़ चीज मत खाओ, वो गड़बड़ चीज खाना छोड़ देगा, उसका बीमारी सब ठीक हो जाएगा। क्या आपका क्वेश्चन था कि क्या ये केवल स्वास्थ्य से संबंधित है? नहीं, होलिस्टिक हेल्थ सब चीज़ से संबंधित है। आप बहुत दुखी हैं, दुखी क्यों हैं? क्योंकि प्रॉब्लम को आप होलिस्टिकली नहीं देख रहे हैं। आपको बिजनेस में घाटा लग गया, आपको बदनामी हो गया, तो आप टेंशन में हैं, क्योंकि आप जीवन का भयंकर नज़ारा नहीं देखे कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें एक छोटा सौर मंडल, और उस छोटे सौर मंडल में एक छोटी सी पृथ्वी, उसमें आप बहुत बड़े आदमी थे, आप बहुत इज्जतदार आदमी थे। इसका मतलब आपको पूरा ज्ञान ही नहीं हुआ। जब पूरा ज्ञान हो जाएगा तो आपको समझ में जाएगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम बहुत ही छोटा चीज़ है। ये एक मुट्ठी में इतना, एक मुट्ठी मिट्टी में इतना जीवाणु है, उतना धरती पर आदमी नहीं है। अभी तक धरती पर 170 अरब आदमी रह के जा चुका है। सोचिए, तो सब मिट्टी बन गया। एक से एक जो बड़ा बड़ा नाम आप जिसको बोलते हैं बड़ा, बहुत बड़ा हस्ती, वो सब सिकंदर जो है मिट्टी में मिल जाता है एक दिन। तो इसीलिए इतना बड़ा सिकंदर था, लेकिन वो मरा कैसे? मच्छर काटने से। मच्छर काटने से। जब वो सिंधु नदी को पार कर रहा था, उसको मच्छर उच्छर काट लिया, खत्म हो गया कहानी। तो वही बात है, तो बड़ा से बड़ा आदमी भी मच्छर से मर जाता। इतना बड़ा हाथी होता है, वो जो है मधुमक्खी से भयंकर डरता है, भयंकर डरता है, भयंकर। तो वही चीज़ है। तो आप ये नहीं समझ सकते, हर चीज़ का जीवन में महत्व होता है। छोटा सा छोटा चीज़ और बड़ा से बड़ा चीज़। जो काम सुई कर सकता है वो तलवार नहीं कर सकता, जो तलवार कर सकता है वो सुई नहीं कर सकता। दोनों का महत्ता है, तो वो चीज़ है। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित नहीं, जीवन के हर पहलू से संबंधित है। आपको कभी भी टेंशन हो जाए तो आप हमेशा सोचिए कि आपको कुछ भी घटना घटा, हमारा पैर कट गया तो भी आप देखिएगा, एक बहुत अच्छा वक्ता है, तो एक वो ऐसा पैदा हुआ कि इसका हाथ और पैर दोनों कटा हुआ था। तो वो बहुत बड़ा अच्छा बोलता है कि जब हम खुश हैं, जब हमको ना पैर है ना हाथ है, फिर भी हम खुश हैं, तो आप क्यों दुखी हैं? वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। एक अरुणिमा सिन्हा करके एक ये थी, मतलब कि खिलाड़ी थी। एक बार लखनऊ में ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो कुछ लड़का जो है किसी को छेड़खानी करने लगा, तो बीच में उसको मना की। तो वो उसको क्या किया, सब लड़का सब मिल करके उसको गिरा दिया ट्रेन से, उसका पैर कट गया। पैर कट गया तो कटे हुए पैर में फिर धीरे धीरे करके कुछ दिन उदास रही, फिर सोची कि चलो हमारा कटे पैर से हिमालय चढ़ जाते हैं, क्योंकि कटा पैर में हिमालय कोई नहीं चढ़ा था। वो हिमालय चढ़ के, वो पहला इंडियन जो कटा पैर के साथ हिमालय चढ़ के उतर गई, पहली लेडी इंडियन। तो वही वाला बात है। तो अब अगर उसका पैर नहीं कटता तो वो रिकॉर्ड नहीं बना पाती। तो यही वाला बात है। तो हर जो चीज़ आपको लगता है कि नेगेटिव है, वही आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो ये चीज़ों को तोड़ के जोड़ के देखने की बात है कि अगर चोर नहीं रहेगा तो जो है कि जज तो बेरोजगार हो जाएगा, तो आप चोर को गाली दीजिएगा, लेकिन चोर नहीं रहेगा तो सारा न्याय व्यवस्था ही खत्म हो जाएगा आपका। तो चीज़ों को जोड़ के देखिए। होलिस्टिकली देखने का अर्थ हुआ कि आप अंतर करना बंद कर दिए। आप ये अंगुली माल डाकू है इसलिए गड़बड़ है, और आप धन्ना सेठ हैं तो आप सही हैं, नहीं। भगवान बुद्ध से आप पूछते तो अंगुली माल डाकू को भी बोलते कि वो क्यों हत्या कर रहा है, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान नहीं है। तो फिर वो उतना ही अज्ञानी है जितना एक सेठ अज्ञानी है, कि सेठ जम के लूटे जा रहा, धन संग्रह कर रहा है, उसको ज्ञान नहीं है। तो वो चीज़ है। तो वही चीज़ है, ये स्वास्थ्य से नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है जो भगवान कृष्ण ने अपना बृहत्तम रूप संसार का दिखाया था। जब अर्जुन उदास थे, अपना गांडीव हटा दिए थे कि अब अपने परिजनों को कैसे मारें, उन्होंने अपना पूरा रूप दिखाया कि अरे हे अर्जुन, देखो मरता कौन है धरती पर, तुम्हें हम ही से सब जन्मता और हम ही में फल मिल जाता है। वही पत्ता सड़ता है, खाद बनता है, फिर नया पत्ता, फिर पेड़ के रूप में जन्म लेता है और फिर पत्ता बनता है, फिर मरता कौन है धरती पर। तो इसीलिए ये आज हमारा शरीर है, ये हम थोड़ी हैं।
तो ये हमारा शरीर है, ये मर जाएगा, तो ऐसे भी मरेगा तो फिर ये जब जलेगा, लाश जलेगा तो हमारा धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सब निकल जाएगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब निकलेगा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब गैस बन के निकलेगा, और यही गैस को फोटोसिंथेसिस करेगा पौधा, उसको सोखेगा और उससे अपना पत्ता बनाएगा, फूल बनाएगा, पेड़ बनाएगा, वो है, और वो जो है फिर किसी दूसरे रूप में आएगा। तो मरता कौन है धरती पर? सब रिसाइकिल होते रहता है। इसीलिए तो ये केवल स्वास्थ्य नहीं है, होलिस्टिक हेल्थ जो दर्शन है ये सारी चीज़ों से संबंधित है कि चीज़ों को जोड़ के देखना है, समग्रिता अवलोकन करना है। अपने जीवन को भी आप तोड़ के मत देखिए कि आज हमको कष्ट हुआ, अरे कष्ट के बाद देखिए ना, लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो इस धरती पर सब कुछ अच्छा हुआ ही नजर आएगा। इस धरती पर जो भी घटता है अच्छे के लिए घटता है। तो इस ढंग से सोचिएगा, इसी को बोलते हैं होलिस्टिक थिंकिंग। होलिस्टिक थिंकर कभी दुखी नहीं होता है ना, वो आपको लगेगा कि नहीं सब चीज़ एक ही चीज़ है, तो वो चीज़ है। तो ना किसी को छोटा समझो, ना अपने आप को किसी से छोटा समझो, तो ये चीज़ है। ना आपसे कोई छोटा है, ना आप किसी से छोटे हैं। इस ढंग से सोचना, इसी को होलिस्टिक, ये सब पूरे जीवन का जीने का एक दृष्टिकोण है। और मानसिक रोगों से इसका क्या संबंध है? फिर इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि मानसिक रोगी क्यों बनता है? क्योंकि जैसे लीवर एक अंग है, दिमाग भी एक अंग है, और जब ज़्यादा भोजन किया तो चर्बी भी जमा हुआ, तेजाब भी जमा हुआ, उसकी वजह से जो है कि आपका दिमाग खराब हुआ। तो जो है कि आप गड़बड़ खाना छोड़ दीजिए, वो सब चर्बी तेजाब हट जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। और मानसिक रोगी इसलिए भी होता है क्योंकि हम वर्तमान को जीवन नहीं देख करके भविष्य या भूतकाल में जीवन सोचने लगते। इंसान के नियंत्रण में केवल वर्तमान है, और इंसान भूत और भविष्य की चिंता करने लगता, उससे वो बीमार होता। तो जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में आप टेंशन लीजिएगा तो बिना मतलब का ना टेंशन होगा, उससे कोई फायदा होगा? हमको जेल हो गया, तो आज हम जेल चले गए। तो आज हम जब जेल चले गए तो हमको कहाँ को दिक्कत हो रहा है? जेल में हमको प्रॉपर खाना मिला, भारत सरकार प्रति कैदी पर 120 रुपये खर्च करता है। हम बोले कि चलो हमको ये किताब ला के दो, हमको किताब मिल गया, हम वहाँ अध्ययन शुरू कर दिए, तो हमको जी का टेंशन है। और जब हम जेल गए तो भी हमारा बाल बच्चा सब पलने लगा, क्योंकि वो अपना अल्टरनेटिव जीविका ढूंढ लिया, किसी प्रकार से अलग अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या हो सकता है। 10 दिन 15 दिन उसको शौक रहा, उसके बाद फिर अडेप्ट कर गया, वो सब कुछ सब आंसू सूख गया। वो भी समझ गया कि अभी आदमी आएगा नहीं, अब ये धन कमाएगा नहीं, हमको अपने कमाना होगा, तो अलग अलग व्यवस्था शुरू कर दिया। तो कहाँ किसी को नुकसान होता है? किसी के आने जाने से दुनिया नहीं रुकता है, दुनिया हमेशा चलता है। तो मानसिक रोगों में जो तनाव जो हम लोग लेते हैं कि नहीं कल क्या होगा, तो भविष्य हो गया यार, उसका हम क्यों सोचते हो? आज हमको कैंसर हो गया, आज हमारा जीवन ठीक चल रहा है, मौत तो सबको होना है, तो 10 दिन के बाद मर जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? लेकिन उसका हम टेंशन लिए हुए हैं। तो ये चीज़ है। तो जब आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, होलिस्टिकली सोचिएगा, तो आप कैंसर को ठीक करने के लिए भी लग जाइएगा। आपको पता हो जाएगा कि हम एक्स्ट्रा कैलोरी लेके तेजाब जमा कर लें, इससे कैंसर हो गया है। अब हम 6 घंटा रोज टहलेंगे तो कैंसर खत्म हो जाएगा। युवराज सिंह 4 घंटा जिम रोज करते, संजय दत्त 3 घंटा रोज जिम करते, उनका कैंसर खत्म हो गया। ये ज्ञान इरफान खान को नहीं था, वो नहीं ठीक हो पाए। तो वही चीज़ है। इसलिए मानसिक रोगों नहीं, हर चीज़ से इसका संबंध है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट करता हूँ, और मैं हर बीमारियों को जड़ से ठीक करता हूँ। मैं फलेरिया को जड़ से ठीक करता हूँ, मैं गठिया को जड़ से ठीक करता हूँ, मैं दम्मा को जड़ से ठीक करता हूँ, मैं एसएलई सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस को जड़ से ठीक करता हूँ, मैं हर बीमारी को जड़ से ठीक करता हूँ। बिना ऑपरेशन के पथरी गलाता हूँ, बिना ऑपरेशन के जो है कि किसी को सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाए उसको भी हमारे पास भेज सकते हैं, उसको भी हम ठीक करेंगे। लेकिन सिरोसिस ऑफ लीवर ऐसे ठीक नहीं होगा, उसको कम से कम 4 से 5 घंटा रोज दौड़ना होगा और दाल जम के पीना होगा, उसको हम लीवर भी जो है कि फिर से नया बनवा देंगे। तो ये चीज़ है, इसको इस चीज़ को समझना होगा, तभी जाके आप बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए हमने ये खोजा है, हमने डिस्कवर किया है। ये ऑलरेडी पहले से था भारतीय चिंतना में। हम क्या किए, पुरानी 3 जनश्रुतियों को मेडिकल साइंस से जोड़ दिए। भारत विश्व गुरु ऐसा ही नहीं था, 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत कम करते बुद्धिजीवी का जीवन जीते श्रमजीवी का नहीं, तो दाल रोटी खा के रहो। और तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। तो इसीलिए ये सब विभाग का चीज़ है। तो हम हर विभाग को जड़ से ठीक करते हैं, क्योंकि हम हर विभाग के कॉन्फ्रेंस में जा चुके हैं। हम कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, बच्चा विभाग, दिमाग विभाग, सारे चीज़ के स्ट्रोक का कॉन्फ्रेंस में, एपिलेप्सी का कॉन्फ्रेंस में, सारे कॉन्फ्रेंसेस को मैं अटेंड कर चुका हूँ।
तब उस अनुभव से परिपूर्ण होकर के इवन हम दर्शन शास्त्र का कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके हैं। इंडियन फिलोसफिकल सोसाइटी के हम लाइफ मेंबर हैं, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के लाइफ मेंबर हैं, इंडियन न्यूरोलॉजी सोसाइटी के लाइफ मेंबर हैं, कार्डियोलॉजी सोसाइटी के लाइफ मेंबर हैं। तो इसीलिए मैं चूँकि सब विभाग में जाता हूँ और सबका ज्ञान लेता हूँ, और लेकिन ये मान के चलता हूँ कि मैं ज्ञान की ठेकेदारी में विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि ज्ञान सबको सर्वसुलभ होना चाहिए, इसलिए वीडियो बना के मैं ये ज्ञान भी आप लोगों तक बांटते रहता हूँ। क्योंकि अगर मैं इसका किताब लिखूँ तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसीलिए बेहतर है कि अब मैं वीडियो से ही किताब बनाऊँगा तो इसी ढंग से मैं इलाज करता हूँ। तो इसीलिए मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8969953194, दूसरा नंबर है 9386999300। फिर से हम बोलते हैं 8969953194 और दूसरा नंबर है 9386999300। कितने बजे फ़ोन हम उठाते हैं? 7 से 8 सुबह या 9 से 10 बजे रात, इसी टाइम में फ़ोन कर सकते हैं। घड़ी देख के जो है कि तो इस ढंग से फ़ोन करके आप हमसे सलाह ले सकते। बिना मिले भी आप कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर हमसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी इलाज हम देते हैं। तो इसीलिए जो है कि अब तो हमारे पास चूँकि यूट्यूब में भी बहुत लोग जुड़ने लगे हैं, इसलिए बहुत हर जगह से बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे पास फलेरिया के लिए लोग मरीज फ़ोन करते हैं कि सर फलेरिया कैसे जड़ से जाएगा, पथरी कैसे जड़ से जाएगा, और SLE हो गया सर वो कैसे जड़ से जाएगा, डेमेटोमाइसाइटिस हो गया वो कैसे जड़ से जाएगा। तो हम इस सब बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं और सबका वीडियो बना के भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय मिलते जाएगा वो डालते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत सारे कंसेप्ट को दूर किया होगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आपको बोलूँगा, लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि हमको इससे धन कमाना है, नाम कमाना है, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान हमको सब कुछ दे दिया, और हमको गुमनामी ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम यात्रा भी करते हैं। हम पहाड़ जंगल झाड़ सब जगह घूमते हैं, उसके चलते उसका हम वीडियो भी बनाते हैं। तो ब्लॉग आप देख चुके होंगे हमारा। तो इसीलिए हमको जो है कि नहीं चाहते कि कोई हमको पहचाने, इसीलिए हम जो है कि नहीं चाहते कि कोई पहचाने, इसलिए हम गुमनामी में जीना चाहते हैं। इसीलिए जो है हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा वीडियो स्प्रेड करें। इसलिए अगर आपको अच्छा लगे, आपका कोई नियर डियर है उसको भेज दीजिए, उसको भी ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि जो ज्ञान हमको हुआ हम चाहते हैं कि सबको हो जाए। तो इसीलिए जो है कि उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसलिए लाइक और शेयर नहीं कीजिएगा कि हमारा नाम हो, हमको नाम नहीं चाहिए। और ये कुछ और अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ पर वीडियो बनाए तो मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। समय तो बहुत कम मिल पाता है। फिर देखिए वीडियो लंबा हो गया, पता नहीं मैं शॉर्ट वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। तो इसी ढंग से आपसे मिलता रहूँगा। अपना प्रेम बनाए रखिएगा। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें और होलिस्टिक थिंकिंग रखें, होलिस्टिक सोच रखें, समग्र चेतना रखें। पूरी मानव जाति एक परिवार है, पूरा जीव जंतु सब एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव ही होलिस्टिक हेल्थ है और कुछ नहीं है। तो देखते रहिए चैनल, प्रेम बनाए रखिएगा। धन्यवाद।